हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में मॉडल कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 10 जिलों में। अगला है, उत्तर प्रदेश की नई IT नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने रीजन में IT सिटी बनेगी? तो 4 रीजन में। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके आगे की, जैसे कि ये जो PDF ई बुक है ये जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की है। इसके आगे अगर आपको सितंबर मंथ या अक्टूबर मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया गया है, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दूसरे स्थान पर। अगला है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल के अभी जो है राज्यपाल बने हैं CV आनंद बोस। अगला है, ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बने हैं शरद कमल अचंता। नाम याद रखेंगे। अगला है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अबू धाबी में। अगला है, बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए UNGA ने किस दिन को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 18 नवंबर को। अगला है, यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो ये बन गई है विप्रो। अगला है, हर वर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, हाल ही में यूपी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में रामायण, याद रखेंगे, रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया। अब ये जो सर्किट बनाने का निर्णय लिया है, उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, यही इसका उद्देश्य है। प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए, यानी कि हमारे प्रदेश में जो धार्मिक स्थल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसी सब को देखते हुए जो है अलग अलग सर्किट बनाने का निर्णय लिया गया। अब इसमें क्या है कि जो सर्किट होगी, अलग सर्किट होगी, तो जो समान पर्यटन केंद्र होंगे उनको एक अलग सर्किट में शामिल किया जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे भगवान राम से जुड़े हुए जो स्थल हैं उनको एक अलग सर्किट में शामिल किया जाएगा, यानी उसे जो है रामायण सर्किट कहा जाएगा। ठीक है, रामायण सर्किट में शामिल होंगे भगवान राम से जुड़े स्थल। इसके अलावा भगवान कृष्ण से जुड़े जो धार्मिक स्थल हैं उनको कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। और इसी तरह से जो महाभारत से जुड़े हुए स्थल हैं उनको जो है महाभारत सर्किट बनाने का जो निर्णय है वो लिया गया है हमारे यूपी सरकार में। इस योजना को नई पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है पर्यटन के क्षेत्र में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया गया है। और ये जो कृष्ण सर्किट है, जो भगवान कृष्ण से जुड़े स्थल हैं उनको जो है महाभारत सर्किट में ही शामिल किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय ये किस राज्य सरकार ने लिया है, तो यूपी सरकार ने इसका निर्णय लिया है। उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन के क्षेत्र में जो है बढ़ावा हो, इसी को लेकर के इसको निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक जिला एक उत्पाद के तहत कितने खाद्य उत्पादों को GI टैग दिलाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 50 उत्पादों को। दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP जैसी जो महत्वाकांक्षी योजना है हमारे यूपी में, तो इसके जरिए उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश दुनिया में तेजी से पहचान दिला रही योगी आदित्यनाथ सरकार
अब राज्य के ज़्यादातर मशहूर खाद्य उत्पादों को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग के जरिए विशिष्ट पहचान दिलाएगी। यानी दोस्तों हमारे प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद जो योजना है आप सभी लोग जानते हैं, तो इसके तहत हर एक जिले से एक विशेष उत्पाद को चुना गया। अब जो हमारी प्रदेश सरकार है वो क्या कर रही है, तो हर एक जिले में जो उत्पाद इनको चुना गया है तो उनमें से कितने 50 उत्पादों को जीआई टैग जो है दिलाएगी। ऐसा जो है हमारे प्रदेश में किया जा रहा है। इनमें से अगर देखें तो मथुरा का पेड़ा है, संडीला की लड्डू है, आगरा का पेठा है, मैगलगंज का रसगुल्ला है, लखनऊ की रेवड़ी है, अलीगढ़ की चमचम मिठाई, और इसके अलावा प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का मुरब्बा है, फतेहपुर सीकरी का नॉन खटाई है, कानपुर के सत्तू बुकनू जैसे 50 जो उत्पाद हैं उनको जो है जीआई टैग दिलाने की पहल हमारे प्रदेश में की गई है। तो अब जो है इनको जीआई टैग दिलाया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की कितने उत्पादों को जीआई टैग जो है दिलाया जाएगा, तो 50 उत्पादों को जीआई टैग दिलाया जाएगा। दोस्तों जीआई टैग से संबंधित आपको कुछ बातें याद रखनी हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अगर हम बात करें जीआई टैग, जो जीआई है, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, याद रखेंगे जीआई का फुल फॉर्म। दोस्तों जो जीआई टैग है ये भारत में सबसे पहले जो है कब दिया गया था और किस उत्पाद को दिया गया था जो जीआई टैग है, तो दोस्तों सबसे पहले जो जीआई टैग है वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। यहाँ से याद रखेंगे दार्जिलिंग की चाय को जो है सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को। और कब, तो यहाँ से याद रखेंगे 2004 में ये जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, याद रखेंगे भारत में सबसे पहले जो जीआई टैग मिला दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे, जो जीआई टैग है, जो जीआई प्रमाणन दिया जाता है किसी उत्पाद को, तो वो कितने समय के लिए वैलिड रहता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, तो वो जो है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इस बात को याद रखेंगे, जो जीआई टैग है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। दोस्तों जीआई टैग किसे दिया जाता है, तो कोई भी उत्पाद है अगर वो अपने क्षेत्र में फेमस है तो उस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गई है। और यहाँ से एक बात याद रखेंगे, जो जीआई टैग है भारत में वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। तो जीआई टैग से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। और अभी जो हमारी योगी सरकार है वो प्रदेश के लगभग 50 उत्पादों को जीआई टैग दिलाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, खेत तालाब योजना। दोस्तों हमारे प्रदेश में खेत तालाब योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों के खेतों के तालाब निर्माण में आने वाले खर्चे के लिए 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। जो योजना है यूपी खेत तालाब योजना, इसके माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही किसानों के समक्ष आय के भी नए साधन उपलब्ध होंगे। इस योजना के शुरू होने से अधिक बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सकेगा, जिसके माध्यम से किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि खेत तालाब योजना जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये हमारे प्रदेश में शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में। और ये जो खेत तालाब योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों के खेतों में तालाब निर्माण में आने वाले जो खर्चा है उसके लिए अनुदान देना और इसके अलावा जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और इसके साथ ही किसानों के समक्ष जो है आय के भी नए साधन उपलब्ध हों, ये भी इसका उद्देश्य है। तो आप याद रखेंगे यहाँ से जो खेत तालाब योजना है ये हमारे यूपी में शुरू की गई है। अगला है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो याद रखेंगे कौन सी प्रतियोगिता है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, मनिका बत्रा। और यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं यही है मनिका बत्रा, जो कि एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दोस्तों जो मनिका बत्रा हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये जो है अभी एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में, किसमें, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने 19 नवंबर 2022 को थाईलैंड के बैंकॉक में महिला एकल कांस्य पदक मैच में, याद रखेंगे अगर पूछा जाए कौन सा पदक जीता तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है।
तो इसमें जो है इन्होंने दुनिया की नंबर 6 जो जापान के हिना हयाता हैं इनको हराया है, और इनको हराने के बाद इन्होंने कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये जो है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दोस्तों अगर हम ये बात करें कि एशिया कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाला जो पहला इंडियन है वो कौन है, यानी कि इनसे पहले भी जो है एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि इस प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं, एशिया कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता में। तो ये जो मनिका बत्रा हैं ये जो है दूसरी भारतीय बनी है इसमें पदक जीतने वाली। इनसे पहले चेतन बाबर, जो चेतन बाबर एथलीट हैं, उन्होंने 1997 में रजत पदक जीता था और 2000 में कांस्य पदक जीता था। 3 दिवसीय प्रतियोगिता ये 17 से 19 नवंबर 2022 को आयोजित हुई, और इसका जो आयोजन है वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और एशियन टेबल टेनिस यूनियन द्वारा बैंकॉक थाईलैंड के हुआ मार्क इंडोर स्टेडियम में किया गया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है देश का नाम कहाँ पे, तो थाईलैंड में बैंकॉक में ये आयोजित की गई थी। और कब से कब तक, तो 17 से 19 नवंबर के बीच ये आयोजित हुई है। कौन सी प्रतियोगिता है, तो एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट ये प्रतियोगिता है, और इस प्रतियोगिता में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं पदक जीतने वाली मनिका बत्रा। और पहले खिलाड़ी का भी नाम याद रखेंगे, पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे चेतन बाबर। अगला है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। दोस्तों 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, यहाँ पे क्या होगा, मार्ट, जो पर्यटन मार्ट है ये 17 नवंबर 2022 को मिजोरम में आयोजित हुआ है। ये पर्यटन मंत्रालय और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 10वां मार्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता के बारे में बताना इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, तो जो है ये मिजोरम में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा, तो पर्यटन मंत्रालय और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने अमर सरकार एक पोर्टल लॉन्च किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। दोस्तों त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक साहा, कौन मुख्यमंत्री हैं, याद रखेंगे डॉक्टर मणिक साहा, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने जो है अभी क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है, किस नाम से, अमर सरकार के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये जो पोर्टल है तो ये क्या काम करेगा, तो ये जो पोर्टल है ये सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनको हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। यानी जो लोग हैं तो हर एक लोग को जो है जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इससे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हर घर सुशासन पहल भी शुरू की गई थी त्रिपुरा में, तो इस बात को आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाता है अमर सरकार योजना जो पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है, और हर घर सुशासन पहल भी ये त्रिपुरा से संबंधित है। तो दोनों यहाँ से याद रखेंगे। और अमर सरकार जो पोर्टल लॉन्च किया गया उद्देश्य क्या है, तो जो राज्य सरकार के द्वारा और जो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं हैं इनके बारे में सभी व्यक्तियों को जागरूक किया जा सके, उनको जानकारी दी जा सके, इसी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला है, राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, डेनमार्क के साथ। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत और कोल्डिंग संग्रहालय डेनमार्क ने रजत प्रदर्शनी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोल्डिंग संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मार्च 2023 के शुरुआत में डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं को खजाने विषय पर संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। यानी दोस्तों क्या है कि राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का और कोल्डिंग संग्रहालय डेनमार्क का, तो ये जो देश है डेनमार्क और भारत, तो इन्होंने जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पर, तो रजत प्रदर्शनी के लिए। रजत प्रदर्शनी से मतलब क्या है, तो इसका जो विषय है वो क्या रखा गया, डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं के खजाने। यानी कि जो चांदी से बनी वस्तुएं हैं डेनमार्क की और भारत की, ये जो है इन संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएंगी।
दोनों संग्रहालय प्रदर्शनी में अपने संग्रह से सर्वश्रेष्ठ चांदी की वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। दोनों देशों की संयुक्त प्रदर्शनी डेनमार्क और भारत से चांदी के खजाने का आयोजन मार्च 2023 की शुरुआत में किया जाएगा। यानी डेनमार्क और भारत से जो चांदी की बनी वस्तुएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, और ये कब शुरू किया जाएगा, तो ये जो है मार्च 2023 में शुरू किया जाएगा। ठीक है, कौन सा, रजत प्रदर्शनी, और इसमें क्या होगा, तो चांदी की वस्तुओं को इसमें जो है प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का और कोल्डिंग संग्रहालय ये किस देश का है, डेनमार्क। तो इसने जो है अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों डेनमार्क से आपको याद रखना है कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की कैपिटल है। डेनमार्क की करेंसी क्या है, तो डैनिश क्रोना, ये जो है डेनमार्क की करेंसी है। याद रखेंगे डैनिश क्रोन ये डेनमार्क की करेंसी है। और डेनमार्क के वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, तो मैटे फ्रेडरिक्सन, ये जो है डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस देश को परिवार नियोजन की राष्ट्र श्रेणी यानी कि देशों की श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, भारत को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन की राष्ट्र श्रेणी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से भारत देश को नवाजा गया। याद रखेंगे हमारे इंडिया को जो है सम्मानित किया गया परिवार नियोजन सम्मेलन में। ठीक है, किस पुरस्कार के लिए, तो उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए। थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। देश श्रेणी में यानी ये जो पुरस्कार है वो कंट्री वाइज दिया गया है, यानी कि देश की श्रेणी में दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुंच में सुधार लाने के लिए भारत के प्रयासों को मान्यता देता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अभी जो थाईलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उसमें भारत को जो है भारत को परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। और ऐसा पुरस्कार प्रदान करने वाला जो भारत है ये एकमात्र देश बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप, उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से भारत को सम्मानित किया गया है परिवार नियोजन के मामले में। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, होमर। दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने साल 2022 के लिए अपने शब्द का खुलासा कर दिया। और जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसने साल 2022 के लिए होमर को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, कौन सा वर्ड है, होमर। होमर लोकप्रिय अमेरिकी खेल बेसबॉल में होम रन को संदर्भित करता है। दोस्तों जो होमर वर्ड है ये मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया। और साल 2022 में जो ये होमर वर्ड है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा बार खोजा गया। इस शब्द को चुनने का निर्णय प्रसिद्ध खेल वर्डल से प्रभावित हुआ है, तो ये भी आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसका वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के शब्द को चुना गया, तो होमर शब्द को चुना गया है। और यही दोस्तों याद रखेंगे, कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कैसे चुना गया। याद रखेंगे अभी कुछ दिन पहले कॉलिंस डिक्शनरी का भी वर्ड ऑफ द ईयर जो है अभी बताया गया था, घोषित हुआ था। तो जो कॉलिंस डिक्शनरी है उसके अनुसार आप याद रखेंगे परमाक्रैसिस। ठीक है, याद रखेंगे परमाक्रैसिस जो है ये कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड है और जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसका है होमर। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, परमाक्रैसिस और होमर। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 19 नवंबर को। दोस्तों हर साल विश्व भर में 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस का मकसद क्या होता है, तो लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिनके पास आज के टाइम में भी सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय की सुविधा नहीं है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। और इस साल की अगर हम थीम की बात करें वर्ल्ड टॉयलेट डे की, तो आइए अदृश्य को दृश्य बनाए, ये रही है थीम साल 2022 की वर्ल्ड टॉयलेट डे की। लेट्स मेक द इनविजिबल विजिबल, ये थीम रही है साल 2022 की। तो इसको भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। और विश्व जो शौचालय दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को ये मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये थे 20 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन में किस स्थान पर है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए था, प्रथम स्थान पे। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।